सेबी ने 2023 में एक डेटा शेयर किया। उस डेटा के अकॉर्डिंग 83% म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट पर बेंचमार्क रिटर्न से 2.7% रिटर्न कम कमा रहे थे। एंड इसकी मेन वजह है कि जो लोग म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हैं तो वो किसी फ्रेमवर्क या किसी तरीके से फंड का एनालिसिस करने के बजाय किसी फ्रेंड का कॉपी करके या किसी फंड हाउस का जो ज़्यादा नाम है उस फंड हाउस का, तो उस फंड हाउस के नाम से अट्रैक्ट होकर उस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या मोस्टली जो भी इंटरनेट पे जो फंड्स पॉपुलर होते हैं उन फंड्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। एक्चुअल में आपको उस फंड का एनालिसिस करना चाहिए। अब वो कैसे करना चाहिए ये हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक रफ आइडिया देने वाला हूँ कि अगर आप अपने लिए कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो आपको उस फंड को किस नज़रिए से देखना चाहिए, आपको कौन से टर्म्स हैं जिन पर आपको गौर करना चाहिए। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले आस्क योरसेल्फ। बेसिकली इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके जवाब अपने आप से लेने होंगे, क्योंकि जब तक अगर आप इन क्वेश्चंस के जवाब नहीं लोगे तब तक आप ज़्यादातर चांसेज है कि आप एक गलत फंड चूज कर लोगे। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़रूरी हैं एंड इनके जवाब उनसे भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट गोल्स। तो सबसे पहले आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को क्लियर करना है कि आप रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करने वाले हो, या आपको कोई घर लेना है, या आप बच्चों की शादी के लिए कर रहे हो, या आप अपनी शादी के लिए कर रहे हो, या आप किसी ट्रिप पर जाना चाहते हो उसके लिए प्लानिंग कर रहे हो, या आपको कोई चीज़ बाय करनी है उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। अब ये गोल पहले से ही डिसाइड होना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब आपका कोई गोल डिसाइड होता है तो उससे आप उसकी टाइमलाइन तक पहुंच पाओगे। फॉर एग्जांपल, आप कोई फ़ोन लेने वाले हो, उस फ़ोन की प्राइस है 1 लाख, तो अब आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा पाओगे कि उस फ़ोन की प्राइस 1 लाख है तो मैं हर महीने इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो मुझे इतने महीने इतने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे, तब जाके मैं उस फ़ोन तक पहुँच पाऊँगा। दैट्स वाई आपका जो गोल है वो सबसे पहले क्लियर होना जरूरी है कि मैं किस चीज़ के लिए इन्वेस्ट करने वाला हूँ। सेकंड, टाइमलाइन। गोल डिसाइड होने के बाद अब आपको टाइमलाइन पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये टाइमलाइन सबकी अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 1 लाख रुपए का कोई फ़ोन लेने वाले हो तो अगर आप 10,000 रुपये महीने इन्वेस्ट करोगे तो आपका 10 महीने में 1 लाख हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो हर महीने, तो फिर आपको 20 महीने तक SIP करनी पड़ेगी, 5,000 पर मंथ। तो अब गोल डिसाइड होने के बाद आपको टाइमलाइन अपनी फिक्स करनी है कि किस अमाउंट तक मुझे पहुंचना है, उसके बेस पर आप अपनी टाइमलाइन डिसाइड करोगे। अब बात करते हैं रिस्क एपेटाइट के बारे में। अब इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें अपने बैक ऑफ द माइंड रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले आपकी इनकम, आपकी एज एंड आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी हैं। ये सब चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो किसी भी एसेट क्लास में, तो आपको नहीं पता कि उस एसेट क्लास में कितना ज़्यादा रिस्क है, कितना ज़्यादा उसमें टाइम लग सकता है। तो जब ये सारी चीज़ें आपके बैक ऑफ द माइंड होंगी कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो, इसमें आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके ऊपर फैमिली डिपेंड है, तो फिर आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते अपने इन्वेस्टमेंट पर। एंड अगर आप एक यंग एज के हो एंड आपको उस पैसे की ज़रूरत होने वाली है 10 साल या 20 साल बाद, तो फिर आप उसमें ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। तो ये रिस्क का एक अंदाज़ा लगाना, ये आप अपने प्रैक्टिकल वे से ही लगा सकते हो, अपने आप से सोच कर ही लगा सकते हो। ये आपको कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि ये आपको पता होगा कि आपके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। सेकंड चीज़ है मेंटल अप्रोच। अब इसे समझने के लिए आप थोड़ा सा एक एग्जांपल समझो कि फॉर एग्जांपल आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपने सारी चीज़ें डिसाइड कर ली, आपने अपना रिस्क एपेटाइट भी देख लिया, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इन सबसे हटके एक चीज़ और आती है कि आप इमोशनली, आप मेंटली कितना ज़्यादा वीक हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने सारी चीज़ें डिसाइड की, लेकिन आप अपने इन्वेस्टमेंट को माइनस में जाते हुए ज़्यादा नहीं देख सकते। तो इस चीज़ को ना आपको अपने आप से बिल्कुल एक ईमानदारी दिखानी पड़ेगी कि आप ईमानदारी से ये बताएं कि आप कितने ज़्यादा वीक हो मेंटली और इमोशनली। क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे लंबे टाइम तक या शॉर्ट टाइम तक भी, तो ऐसा हो सकता है कि आपको मार्केट को 10% नीचे या 20% नीचे देखना पड़े। तो क्या आप उस सिचुएशंस के लिए तैयार हो? अगर वो सिचुएशन आती है तो क्या आप पैनिक कर जाओगे? अगर आप पैनिक कर जाओगे और वहाँ पर अगर आपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर लिया, तो फिर आपने सब कुछ खो दिया, क्योंकि जिस चीज़ को आप इतने टाइम से कर रहे थे उसमें कंपाउंडिंग काम कर रही थी, अब आपने उस सारी चीज़ को डिस्टर्ब कर दिया। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है, अपने आप से ऑनेस्ट रहिए और इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कीजिए
कि मैं स्लो रिटर्न्स चाहता हूँ या मैं उतार चढ़ाव मार्केट का आराम से देख सकता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कल अगर मेरा पोर्टफोलियो 10 से 20% माइनस जाता है तो मैं उसे आराम से देख सकता हूँ। तो इस चीज़ में आप अपने आप से ऑनेस्टी दिखाइए और इस चीज़ को क्लियर करिए। तो अब आपने अगर सारे सवालों के जवाब ले लिए हैं तो इसके बाद हम थोड़ा सा फंड सिलेक्शन की तरफ देख लेते हैं। अब आपने जो भी आपने सवाल लिए हैं आपके जवाब आपको पता है। अब मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे ज़्यादा नहीं करना। कोई शॉर्ट टर्म आपको ज़रूरत है, आपको उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना है। तो अब पहली चीज़ यहाँ पर ये क्लियर हो गई कि इस इन्वेस्टमेंट को आप किसी रिस्की एसेट में नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल कैप या फ्लेक्सी कैप, क्योंकि वहाँ पर आपके रिटर्न्स कोई भी स्टेबल नहीं होंगे, वहाँ पर उतार चढ़ाव ज़्यादा होने वाला है। तो हो सकता है 3 साल के अंदर वो कुछ रिटर्न्स ही वहाँ पर जनरेट ना हो। तो इस पैसे को आप फिक्स्ड इनकम की तरफ ही आपको जाना पड़ेगा, जहाँ पर रिस्क बिल्कुल ना के बराबर हो। तो यहाँ पर आपको डेट फंड का ऑप्शन मिलता है। सेकंड, आपका इन्वेस्टमेंट है कि यार मुझे तो 10 से 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करना है और 10-20 सालों के बाद इस पैसे की ज़रूरत होगी। तो अब यहाँ पर आपने अपना रिस्क एपेटाइट डिसाइड किया कि मैं तो बहुत रिस्क ले सकता हूँ। तो यहाँ पर अब आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप फ्लेक्सी कैप में कर सकते हो। ये कोई मैं आपको टिप या एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, ये मैं आपको कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ, ये मैं सिर्फ आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझा रहा हूँ। इसको आप कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप मत समझ लेना कि इसी हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ये आप डिसाइड करोगे, मैं बस आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ एक रफ आइडिया दे रहा हूँ। क्लियर? तो ये अब आप डिसाइड करिए कि आपको इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना है या आपको हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना है या आपको किसी डेट फंड में इन्वेस्ट करना है। अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का होराइजन है तो आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आपका मीडियम टर्म का जो टाइम पीरियड है तो उसके लिए आप हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो और उसमें रिस्क मीडियम रहता है। और अगर आपको काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है और आपको रिस्क ज़्यादा नहीं लेनी है तो फिर आपको डेट फंड्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं फंड एनालिसिस के बारे में। इसके लिए कुछ वेबसाइट का यूज़ करना पड़ेगा एंड इन वेबसाइट्स का यूज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन वेबसाइट्स पर अच्छा खासा एक्यूरेट डेटा मिल जाता है। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप जिस भी वेबसाइट पर चाहो वहाँ पर इस फंड का एनालिसिस कर सकते हो। चलते हैं अब स्क्रीन की तरफ। तो आपको आ जाना है valueresearchonline.com पर। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना माउस ले जाना है, यहाँ पर कहीं पे भी आप अपना माउस ले जाओगे तो उसके बाद आपको ये मोर टूल्स का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जाने के बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे, उसके बाद आपको यहाँ पर फंड स्क्रीनर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सबसे पहले कैटेगरी डिसाइड करनी है। फॉर एग्जांपल फंड कैटेगरी पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कैटेगरीज दिखेंगी। ओके, आपको इक्विटी में जाना है, सेक्टोरल में जाना है, थीमेटिक में जाना है ना, आपको डेट फंड्स में जाना है, आपको हाइब्रिड फंड्स में जाना है। तो हम इक्विटी में कर लेंगे। ओके, इक्विटी में चलो स्मॉल कैप पे चलते हैं। ओके, इक्विटी स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप को हटा देते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्की मान के चलो कि स्मॉल कैप है, तो आप स्मॉल कैप की तरफ ही चलते हैं। ओके, ठीक। तो अब ये जितने भी ये जो सारे इसमें जो फंड्स आएंगे ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप आएंगे। क्लियर है? अब इसके बाद आपको फंड का एनालिसिस करना है। सबसे पहले आप क्या देखोगे? सबसे पहले आपको देखनी है, बाल ठीक कर लूँ, हो गए। सबसे पहले आपको देखना है फंड्स के रिटर्न्स कैसे हैं लॉन्गर पीरियड में। अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करने वाले हो तो सबसे पहले आ जाएंगे रिटर्न्स पे। ला ला ला। ओके, काफ़ी कम टाइम पीरियड के रिटर्न्स बता रहा। हाँ चलो ठीक है। अब इसमें आपको रिटर्न्स देखने हैं तो ये इसमें तो दिखा रहा है 1 वीक और 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 साल। आपको लॉन्ग टर्म पे आ जाना है, ठीक है, क्योंकि 1 साल में क्या ही पता चलेगा। तो यहाँ पर अब आपको फंड्स के रिटर्न्स दिखाए जा रहे हैं 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स एंड 15 ईयर्स। तो फॉर एग्जांपल मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझे बहुत लंबे अवधि के लिए इन्वेस्ट करना है, मैं काफ़ी ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ। तो मेरी जो फंड की कैटेगरी निकल कर आती है वो है स्मॉल कैप, और क्योंकि मैं ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड मैं एक लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। तो अब यहाँ पर मैं अगर शॉर्ट टर्म के रिटर्न्स देखूंगा तो उनसे ज़्यादा एक्यूरेट आइडिया नहीं लग पाएगा। इसके लिए मुझे लंबी अवधि वाले रिटर्न्स देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ 15 ईयर्स पर। तो अभी ये रिटर्न्स आ नहीं रहे हैं ऊपर क्योंकि काफ़ी सारे जो फंड हैं
हो सकता है वो 15 ईयर्स उन फंड्स को अभी हुए नहीं है, 10 ईयर्स तक का ही डेटा अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप 10 ईयर्स का ही डेटा देख सकते हो। अभी आप 10 ईयर्स पर अगर क्लिक करोगे यहाँ पर, तो बेसिकली सबसे कम रिटर्न्स किसने दिए हैं पहले वो आएगा, फिर उसके बाद एक और क्लिक करोगे तो सबसे ज़्यादा रिटर्न अभी 10 ईयर्स में कौन सा फंड दे रहा है वो आ जाएगा सबसे टॉप पर। तो सबसे टॉप पर आता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड। इसने रिटर्न्स दिए हैं आपको 22% के CAGR के, विच मीन्स ये 10 साल से 22% के CAGR के रिटर्न हर साल आपको देता आ रहा है। एंड इसकी जो रैंक निकल कर आती है वो 12 फंड्स में से टॉप पर आ रहा है। उसके बाद है क्वांट स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड एंड उसके बाद है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो यहाँ पर ये आपको 10 साल तक के रिटर्न्स दिख रहे हैं एंड इनको आप देख सकते हो। इनके बेस पर आप एक डिसीजन ये ले सकते हो कि एक डिसीजन तो नहीं ले पाओगे, अभी आपको कम से कम 2 से 5 फंड्स का एक लिस्ट लेना पड़ेगा। इसमें से 2 से 5 फंड की एक लिस्ट निकालनी पड़ेगी कि इन फंड्स के रिटर्न्स जो हैं वो मिलते जुलते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें आपका निप्पॉन इंडिया आ गया, क्वांट स्मॉल कैप आ सकता है, एक्सिस स्मॉल कैप आ सकता है एंड उसके बाद SBI स्मॉल कैप भी आ सकता है। तो इसमें से आप 4-5 फंड्स की लिस्ट निकालिए क्योंकि इनके रिटर्न्स लॉन्ग टर्म पीरियड में ऑलमोस्ट सिमिलर से ही हैं, 2-3% का ऊपर नीचे, लेकिन 5 फंड्स की आप लिस्ट निकाल लीजिए। नाउ जब आप इन फंड्स की लिस्ट निकाल लोगे उसके बाद हमें दूसरी चीज पर फोकस करना है, वो है रोलिंग रिटर्न्स। अब रोलिंग रिटर्न्स क्या चीज होती है? रोलिंग रिटर्न्स फॉर एग्जाम्पल आप जो रिटर्न्स देखते हो ये अभी जो नॉर्मल रिटर्न है, फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक एक साल के पूरे पीरियड का एक जो रिटर्न निकल कर आता है कि फंड हो सकता है 20% से ऊपर गया हो, नीचे गया हो, लेकिन लास्ट में जाकर उसने 20% के रिटर्न्स आपको दिए हैं। ये होते हैं नॉर्मल रिटर्न। तो इसमें क्या है, कभी कभी फंड कोई तुक्के से भी रिटर्न्स दे सकता है। फॉर एग्जांपल मार्केट लास्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर गया तो उसके रिटर्न्स बढ़ गए, ठीक है। लेकिन रोलिंग रिटर्न्स क्या होते हैं, वो हर एक डेट का रिटर्न निकाल कर कैलकुलेट किया जाता है, फिर उसका एक एवरेज रिटर्न निकल कर आता है। अब कैसे कैलकुलेट होता है? फॉर एग्जाम्पल 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ये एक इसका रिटर्न निकला कि इसने कितने इस टाइम पीरियड में इसने कितने रिटर्न्स दिए। उसके बाद 2 जनवरी और उस साइड 1 जनवरी अगली साल की। तो अब इस डेटा का एक रिटर्न निकलेगा। ऐसे कर करके वो 3, 4, 5 ऐसे आगे बढ़ाते जाएंगे और उधर भी दिन बढ़ते जाएंगे। तो बेसिकली 365 दिन का ऐसा एक अलग अलग रिटर्न्स निकल कर आएंगे। फिर उन सारे रिटर्न्स का एक एवरेज रिटर्न निकाला जाता है। ये काफ़ी एक्यूरेट हो जाता है। इससे ये पता लगता है कि इस फंड ने रिटर्न्स जो दिए हैं वो तुक्के से नहीं दे दिए हैं, इस फंड में एक्चुअल में काम हुआ है। बस बात इतनी सी है। तो इसके लिए इस वेबसाइट पे तो दिखाता नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये पैसे मांगते हैं। पैसे तो नहीं है, फ्री में काम करेंगे, डोंट वरी। तो इसके लिए आपको आना है rupivest.com पर। तो यहाँ पर जैसे ही आप आओगे फिर यहाँ पर आप टूल्स के ऑप्शन पर जाओगे, फिर यहाँ पर ये आपको दिख रहा है MF रोलिंग रिटर्न्स। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पर ये आपको ऑप्शन दे रहा है ऐड अप टू 5 फंड्स फॉर रोलिंग रिटर्न कंपैरिजन, विच मीन्स यहाँ पर आप 5 फंड्स का रोलिंग रिटर्न्स का कंपैरिजन कर सकते हो। अब मैं ये कंपैरिजन नहीं करने वाला हूँ, मुझे क्या पता आपने कौन से फंड चूज़ किए हैं। यहाँ पर आप अपने फंड्स का यहाँ पर ऐड करके उनके रोलिंग रिटर्न्स को कंपेयर कर सकते हो, जिससे आपको एक्यूरेट ये पता चलेगा कि इस फंड ने काफ़ी कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं। तो उस फंड को आपको ज़्यादा फोकस में लेना है। अब इसमें से भी आप 2 से 3 फंड्स की लिस्ट निकालोगे, उसके बाद आगे और अभी जो डेटा है और जो एनालिसिस है उसको करेंगे। तो इसमें आप कोई भी फंड सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल एक्सिस स्मॉल कैप फंड, ओके। तो यहाँ पर आप रोलिंग रिटर्न्स देख सकते हो, ये नीचे है, एक्सिस स्मॉल कैप नीचे ऐड हो गया, ओके। तो जो इसके एवरेज रिटर्न है एक्सिस स्मॉल कैप के वो हैं 23% के। मैक्सिमम इसने रिटर्न्स दिए हैं वो दिए हैं 39 टाइम्स बेसिकली। और उसके बाद जो मिनिमम इसने रिटर्न्स दिए हैं वो दिए हैं 3.37 टाइम्स। एंड उसके बाद लेस देन 0% ये एक भी बार नहीं गया है। अब इसने 0 से 10% तक के रिटर्न्स में ये गया है 12.91 टाइम्स। 10 से 20% तक के रिटर्न्स दिए हैं 18.69 टाइम्स। एंड 20 से 30% के रिटर्न्स दिए हैं इसने 40.88 टाइम्स, ओके। तो मोर देन ये 30% पर गया है 27.52 टाइम्स। तो बेसिकली इसमें जो पीछे का डेटा है जो 20 से 30% वाला है ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। इससे ये पता लगता है
क्योंकि इस फंड के जो रिटर्न्स हैं वो अपने रिटर्न्स के ये कितने नज़दीक रहा है, क्योंकि इस फंड के जो रिटर्न्स हैं वो हैं 23% के एवरेज रिटर्न्स। तो एंड ये 5 साल का डेटा बता रहा है आपको, 22 जून 2020 से 20 जून 2025 तक। ओके, तो यहाँ पर इसके जो एवरेज रिटर्न्स हैं वो हैं 23% के। तो यहाँ पर 20 से 30% में ये ज़्यादातर रहा है, 40 टाइम्स रहा है। तो यहाँ पर ये अपने जो रिटर्न्स हैं उनके काफ़ी करीब रहता है हमेशा, ज़्यादा इसमें उतार चढ़ाव नहीं होता। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो ये डेटा आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी भी आपकी जो लिस्ट निकल कर आती है 4 से 5 म्यूचुअल फंड्स की, उस लिस्ट को यहाँ पर आप उनके रोलिंग रिटर्न्स को कंपेयर करिए। नाउ तीसरी चीज़ पर अगर हमें फोकस करना है तो वो है अल्फ़ा। अब उसे देखने के लिए आपको वापस से valueresearchonline.com पर आना है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे अल्फ़ा में, तो ये अल्फ़ा आपको ये बताता है कि इस फंड ने अपनी कैटेगरी से कितना ज़्यादा अल्फ़ा दिया है, विच मीन्स कि आपको कितना ज़्यादा इस पर ज़्यादा रिटर्न्स मिला है। आप ये मान के चलो समझने के लिए। तो अल्फ़ा जितना ज़्यादा होता है वो ज़्यादा अच्छा है एक तरीके से। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो सबसे ज़्यादा जो अल्फ़ा अभी इस टाइम पर दे रहा है वो दे रहा है बंधन स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड, उसके बाद ITI स्मॉल कैप। तो ये जो नीचे लिस्ट निकल कर आ रही है ये अल्फ़ा बता रही है, लेकिन सिर्फ आपको इसको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी है। इससे बस आप उस फंड का एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ इसमें एक्चुअल में काम कर रहा है फंड मैनेजर, अच्छा काम कर रहा है बस। उसके बाद आपको देखना है शार्प रेशियो, जो बताता है कि रिस्क पर यूनिट आपका कितना लग रहा है। बेसिकली ये जितना ज़्यादा होता है उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि उससे पता लगता है कि इस फंड में ज़्यादा रिस्क नहीं ली जा रही है। यानी कि आपको जो रिटर्न्स दिए जा रहे हैं उनमें रिस्क कितना ले रहा है ये फंड मैनेजर। अगर आपको रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं लेकिन उसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। आपको रिटर्न्स एक स्टेबल रिटर्न्स मिल रहे हैं, उनके साथ रिस्क भी कम होनी चाहिए, ज़्यादा रिस्क नहीं होनी चाहिए, वो एक अच्छा फंड माना जाता है। इसको देखने के लिए आपको देखना है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो जब आप देखोगे तो यहाँ पर ये है शार्प रेशियो, तो इसको भी आप कंपेयर कर सकते हो। अब देखो ये तो मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, आपको अपने फंड्स में सिलेक्ट करना है। जो भी आपने फंड्स, जो भी आपकी एक लिस्ट निकल कर आएगी उसमें से आपको देखना है कि किसका शार्प रेशियो काफ़ी बेहतर है। तो ये तब जाके आप कुछ फंड्स में से एक फंड पे जाके रुक जाओगे, वो होगा आपका एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट जिसमें आप वो होगा आपका एक्चुअल में वो फंड जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आपको शार्प रेशियो भी अच्छे से देखना है। नाउ अब आपको बीटा देखना है उस फंड का, क्योंकि बीटा आपको ये बताता है कि इस फंड में वॉलेटिलिटी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी फंड का बीटा 1 है तो वो मार्केट के बराबर वॉलेटाइल है, विच मीन्स अगर मार्केट 5% गिरता है तो आपका फंड भी 5% गिरेगा। अगर बीटा 1 से कम है, विच मीन्स मार्केट अगर 5% गिरेगा तो आपका फंड 5% नहीं गिरेगा, वो कम गिरेगा। अगर बीटा 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अगर 5% गिरेगा तो आपका फंड हो सकता है 6% या 7% गिरेगा। तो बीटा हमेशा 1 या 1 से कम होता है तो वो एक बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पर ये है बीटा, यहाँ से आप बीटा देख सकते हो। अभी इस पर आप अगर क्लिक करोगे तो सबसे कम बीटा निकल कर आता है एक्सिस स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड का। तो इसका बीटा कम है, इसका मतलब ये है कि ये मार्केट जब गिरता है तो ये मार्केट के कंपैरिजन में कम गिरता है। मार्केट जब ज़्यादा गिरेगा तो ये कम गिरेगा, और सेम चीज़ हायर साइड भी होगी। अगर मार्केट ज़्यादा बढ़ेगा तो ये ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ये कम बढ़ेगा, दोनों साइड होता है। तो ये भी एक देखना आपके लिए ज़रूरी है। बीटा से आपको ये है इस चीज़ का आइडिया रहता है कि ये फंड मार्केट जब वॉलेटाइल होगा तो ये फंड कैसा रिएक्ट करेगा। अब इसके बाद आपको फीस एंड डिटेल्स वाले ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पर आप उस फंड के जितनी आपकी जो लिस्ट होगी उसमें से आप एक्सपेंस रेशियो को कंपेयर कर सकते हो कि किस फंड में आपका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा लग रहा है। जिस फंड में एक्सपेंस रेशियो कम लगेगा आप उसी फंड को चूज़ करोगे, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पर आप एक्सपेंस रेशियो का कंपैरिजन कर सकते हो कि किस फंड में आपका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा लग रहा है। अब आपको दूसरी चीज़ जो देखनी है वो है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है, जब आप किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड, अब ये फंड के ऊपर डिपेंड करता है कि उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अलावा जब आप एक पोर्शन से ज़्यादा फंड से विड्रॉ करोगे तो उस पर आपको 1% तक एग्जिट लोड देना पड़ेगा। अब ये मोस्टली 360 से 365 दिन का होता है। फॉर एग्जांपल आपने किसी म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो अब अगर आप इसे 1 साल से पहले इसमें से 10% से ज़्यादा निकालोगे तो उस अमाउंट पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ भी बैक ऑफ द माइंड रखनी पड़ेगी कि अगर इस फंड में से अगर एनी चांस मुझे पैसा निकालना पड़ा तो इस पर एग्जिट लोड कितना लगेगा। तो ये चीज़ भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। नाउ अब इसके बाद जब आप उस फंड को सिलेक्ट करोगे तो हमेशा आपको उस फंड में डायरेक्ट प्लान के थ्रू ही इन्वेस्ट करना है,
क्योंकि उसमें आपका जो है एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम लगता है, रेगुलर प्लान में हमेशा ज़्यादा लगता है। अब कुछ प्रो टिप्स हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि जो भी आपका फंड है, फॉर एग्जांपल आपका एक्सेस स्मॉल कैप फंड है, तो अब इसके फंड मैनेजर का आपको इंटरव्यू वगैरह देखने हैं कि उनका थॉट प्रोसेस कैसा रहता है जब वो किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं, तो उसके पीछे के क्या रीजंस रहते हैं एंड उनका जो साइकोलॉजी है वो किस तरीके से काम करता है। सेकंड चीज़, आपको हमेशा कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करना है, हमेशा बेंचमार्क से ही सिर्फ कंपेरिजन नहीं करना है, क्योंकि मेन चीज़ ये है कि आप जिस कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हो उस कैटेगरी में वो फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। बेंचमार्क को तो काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो बीट कर देंगे, लेकिन मेन चीज़ ये है कि उस कैटेगरी में वो कहां पर उसकी रैंक आती है, कहां पे वो स्टैंड कर रहा है, कैसा कैटेगरी में कैसा परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट, आपको एसआईपी और लमसम में कंफ्यूजन हो सकता है कि मैं एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करूं या लमसम इन्वेस्टिंग करूं। हमेशा एसआईपी के थ्रू ही इन्वेस्टिंग करो, क्योंकि मार्केट को टाइम करने का कोई सेंस नहीं बनाता म्यूचुअल फंड्स में। अगर आपको मार्केट टाइम करने का ज़्यादा शौक है कि मुझे गिरते हुए मार्केट में ही इन्वेस्ट करना है, तो फिर आप ETF या स्टॉक्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में कोई सेंस नहीं बनाता, तो म्यूचुअल फंड्स में हमेशा एसआईपी बेस्ट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स बनने में टाइम लगता है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हर 6 महीने में आप अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू नहीं करें कि इस फंड ने कुछ भी रिटर्न्स नहीं दिए हैं तो इसको निकाल देते हैं। इसको मिनिमम आपको 1 से 3 साल तक का गैप देना पड़ेगा, तब जाके आप उस डिसीजन तक पहुंचोगे कि किस फंड को रखना है एंड किस फंड को निकालना है। एंड नेक्स्ट चीज़ ये है कि जब आप म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाते हो तो मैक्स टू मैक्स आपको 3 म्यूचुअल फंड्स रखने हैं, इससे ज़्यादा मत रखना भाई, मत रखना। पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं। वो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है, वो स्टॉक पोर्टफोलियो नहीं है, उसे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की तरह ट्रीट करो। जब आप किसी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो ऑलरेडी वहाँ पर आपका पैसा 30 से 50 कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। अब अगर आप इसमें 6 से 7 म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो क्या होगा भाई, क्या होगा यार, मत करो। सिर्फ 3 ही मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड्स रखते हैं, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं। सो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करते हैं उस फ्रेमवर्क को जानने की कोशिश की, एक रफ आइडिया लिया कि इससे आपको ये अंदाजा लगे कि एक म्यूचुअल फंड को आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो, उसका एनालिसिस कैसे कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपको ETF इन्वेस्टिंग के बारे में जानना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने ETF इन्वेस्टिंग को काफ़ी डिटेल में कवर किया है। अब मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ, मैं मिलूंगा आपको अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।